हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। आज है हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन डे और हम डिस्कस करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश न्यूज़पेपर। और आज डिस्कशन रहेगी बेटा फ्रॉम 19th ऑफ अक्टूबर टू 22nd ऑफ अक्टूबर। और इन दिनों में हमारा न्यूज़पेपर बहुत हैवी नहीं रहा, इस वजह से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वही न्यूज आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। और देखिए सबसे पहले वाला ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही मैं लेकर आती हूँ, तो वो है हमारा रिगार्डिंग पॉवर्टी मेजर्स। और इसके अंदर अभी हमारे पास रिवाइज डेटा आ गया है, तो डिस्कस हो रहा है सबसे पहले हमारी क्या रंगराजन लाइन, पॉवर्टी लाइन। तो रंगराजन कमेटी जो कि आज से 10 साल पहले जो है वो 15 साल पहले इनफैक्ट दैट इज इन 2010 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। एंड ये कमेटी जो है दैट इज अर्स्टवाइल जो हमारी प्लानिंग कमीशन है उसने कॉन्स्टिट्यूट की थी। एंड ये और आपके रंगराजन ही वाज अर्लियर द लाइक फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो उन्होंने एक रिव्यू किया था मेथोडोलॉजी को फॉर द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री एंड द कमेटी विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन जून 2014। और 4 साल बाद जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और इसने उस तब भी एकदम से काफी ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्सीज इवॉल्व हुई। इट स्टर like cause a stir when it estimated the national poverty line at 1407 मतलब 1407 rupee in terms of monthly per capita expenditure for urban areas and rupees 972 for rural areas। because हमारी जो poverty measurement है उसका ये भी तरीका है कि हम जनरली इंडिया में अंदर यही फॉलो करते हैं कि मंथली कोई भी इंसान कितना जो है वो एक्सपेंडिचर करता है। तो आपका अर्बन एरियाज के बेसिस पे उस टाइम पे डिसाइड किया गया कि जो इंसान 1407 मतलब 1407 रुपए से कम अगर वो खर्चा करता है पर डे, दैट मीन्स कि वो पुअर है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और अगर इससे ऊपर करता है दैट मीन्स कि वो पॉवर्टी लाइन से अबव है। एंड रूरल एरियाज में ये अमाउंट अब रखी गई थी रुपीज 972, राइट। Now, what this meant was that anyone spending more than rupees 47 per day in urban area, because ये हमारा 1407 रुपए 30 दिन के हैं। और ऑब्वियसली अगर हम इसको पर डे में डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली आपका 47 रुपी पर डे हो जाता है और रूरल एरियाज में 32 रुपी पर डे हो जाता है। और ये कब का है? 2014 का। Now, these thresholds led to the number of poor in India being pegged at 29.5% of the population। इस बेसिस पे हम ये कहते थे कि हमारे कंट्री की 29.5% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मतलब बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। Since then, no new poverty line, at least one backed by government, has been created। तब से लेके अब तक कोई भी नई पॉवर्टी लाइन जो है वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी कमेटी नहीं बिठाई गई है। एंड अब ही फिर इसमें इन्होंने जस्ट अपग्रेडेशन की है, उसके बेसिस पे आया है ओडिशा एंड बिहार बिग मूवर। नाउ लास्ट मंथ इकोनॉमिस्ट फ्रॉम आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च published a paper in which they updated the Rangarajan line for 20 major states। तो ये नई कमेटी नहीं बैठी, सिर्फ हमारी जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इनका विंग है, उसके इकोनॉमिस्ट जो है आरबीआई के, उन्होंने जस्ट इसको अपग्रेड किया है रंगराजन लाइन को डिफरेंट स्टेट्स के लिए। कितने स्टेट्स? इनफैक्ट 20 मेजर स्टेट्स के लिए। एंड दे हैव यूजिंग गवर्नमेंट्स हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे फॉर 2022-23। तो ये सर्वे के बेसिस पे उन्होंने अपग्रेड किया है। एंड the results showed Odisha and Bihar had posted the biggest decline in poverty level between 2011 to 2022-23। तो आपका ओडिशा और बिहार में सबसे ज्यादा पॉवर्टी कम हुई है। बिगेस्ट डिक्लाइन जो है वो पॉवर्टी लेवल में हमें इन दो स्टेट्स में जो है वो दिखाया जा रहा है। 2011 से लेके 2022 तक का ये टाइम पीरियड है। एंड विद द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द अपडेटेड वर्जन ऑफ रंगराजन पॉवर्टी लाइन फॉलोइंग बाय अराउंड 40% पॉइंट। तो 40% पॉइंट का डिक्लाइन उन्होंने शो किया। रूरल पॉवर्टी इन ओडिशा फेल टू 8.6% फ्रॉम 47.8%। और 11-12 में द बिगेस्ट डिक्लाइन ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। अगर हम आपका रूरल एरियाज में देखें तो रूरल एरियाज में ओडिशा का सबसे ज्यादा डाउन गया है। एंड ऑन द अर्बन साइड द फॉल वाज द मोस्ट फॉर बिहार। बिहार का जो है वो अर्बन एरियाज के लिए है। एंड विद 9.1% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द अपडेटेड पॉवर्टी लाइन, डाउन फ्रॉम अर्लियर इनका कितना था? 50.8% था 2011-12 के अंदर, राइट। On the other hand, the decline in percentage point of population below poverty line was least। सबसे कम डिक्लाइन आपको केरला में दिख रहा है और हिमाचल प्रदेश में। However, both the states have one of the lowest poverty level, जबकि इनमें ऑलरेडी poverty level बहुत ज्यादा नहीं था, लोएस्ट था इनफैक्ट।
2022-23 में परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन बिलो आरबीआई स्टाफ अपडेटेड पॉवर्टी लाइन वाज 1.4% इन केरला, डाउन 590 बेसिक पॉइंट का फर्क पड़ा है फ्रॉम 7.3% से। एंड फॉर अर्बन एरियाज डिक्लाइन जो है वो लीस्ट हमें कहाँ मिला, हिमाचल प्रदेश में, फ्रॉम 8.8% टू 2%, दैट इज ऑफ 680 जो है आपके बेसिक पॉइंट्स। ऑन द होल रूरल पॉवर्टी 2022-23 में लोएस्ट है हिमाचल प्रदेश में, एंड हाईएस्ट है वो छत्तीसगढ़ के अंदर 25%। अर्बन पॉवर्टी मीनवाइल वाज लोएस्ट इन तमिलनाडु एंड हाईएस्ट अगेन इन छत्तीसगढ़। तो ये सारा डाटा अच्छे से आपको लर्न करना पड़ेगा। Now, it is worth pointing out that all India rural and urban poverty line estimated by Rangarajan Committee were not updated by RBI economists in their study. तो ये आपका पॉवर्टी लाइन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया इन्होंने, ये पर डे आपका एक्सपेंडिचर है उसको, उसकी वैल्यू को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। अपडेटिंग रंगराजन लाइन, अनलाइक सम अदर्स, RBI staff study chose not to adjust the old poverty lines जो है बाय यूजिंग योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये बहुत हैरानी वाली बात है कि इन्होंने इसको अपग्रेड करके क्यों नहीं किया, बिकॉज 10 साल में 15 साल में बहुत फर्क पड़ता है, बट स्टिल वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें डाटा लर्न यही करना पड़ेगा। नाउ तो उन्होंने सीपीआई इन्फ्लेशन को लेके, बिकॉज इट इज नॉट एक्यूरेट टू डू सो एज योर सीपीआई बास्केट एंड रंगराजन पॉवर्टी लाइन बास्केट आर डिफरेंट। द वेट ऑफ फूड इन द रूरल आपका रंगराजन जो है दैट इज 57% कंपेयर टू 54% इन रूरल सीपीआई, 47% इन अर्बन रंगराजन, जबकि अब ये 36% है। तो इसके लिए दैट मींस आपको एक नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, राइट? Now, what they instead did was create a new price index like CPI, but one whose constituent items have been the same weight as the Rangarajan जो है आपकी poverty line. Now, the price index and the resultant inflation level were then used to inflate each state's 2012 रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन। तो बेसिकली इन्होंने इन्फ्लेशन रेट में थोड़ा सा चेंज करके उन सेम आइटम्स को यूज करके वैसे ही जो है वो चेंजेस दिखने की कोशिश की है। ना यूजिंग 2022-23 जो आपका कंज्यूमर डाटा है, द परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड बिलो द अपडेटेड पॉवर्टी लाइन वाज फाउंड। नाउ ऑफ कोर्स एज आरबीआई स्टाफ देमसेल्व्स नोटेड कंजम्पशन पैटर्निंग चेंज फ्रॉम 11 to 12 से लेके 22 से 23 तक, एज अ लेटर जो है आपका कंजम्पशन शोड एंड जस्ट एज दिस रिक्वायर अ चेंज इन सीपीआई बास्केट विद which the statistics ministry is in process of doing on the basis of 23-24 survey। आपकी जो poverty line है and the poverty line 2 might require alteration। तो अभी इसमें और फर्दर ये alteration में भी करेंगे, बट हमारे लिए जो नया डाटा है कौन से स्टेट्स में चेंजेस है वो हमें लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज उस पर हमारा क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन पॉवर्टी डिबेट हमारी ऑलरेडी चल रही है, जैसे कि लेवल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया हैज बीन अ मैटर ऑफ इंटेंस डिस्कशन। अर्लियर दिस ईयर इन जनवरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च एस्टिमेट कर रही है, दैट इज डाटा पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज जो है ये बोल रहे हैं अभी कि ये हमारा 4.86% है एंड 4.09% इन अर्बन एरिया है, एंड दीज एस्टिमेट्स वर बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। नाउ इन्होंने एडजस्टमेंट करके पॉवर्टी लाइन का जो क्या देखा है, दैट इज 1632 फॉर रूरल एरियाज एंड 1944 फॉर द अर्बन एरियाज। ये स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो लाइन काउंट की गई। And a couple of other attempts back 2022 में sparked what development economist Justin Sanford called the Great Indian Poverty Debate 2.0, alluded to basically in the book 2005 book for their Nobel laureate Agnes Derish, and then in 2022 two separate papers जो है ये भी पब्लिश किए गए IMF और WB that is your वर्ल्ड बैंक की तरफ से। और इन्होंने भी कहा in the absence of your consumer data post 2011-12 the two papers attempted to use alternate data, तो उन्होंने अपनी तरफ से alternate data यूज करने की कोशिश की, और उससे वर्ल्ड बैंक वर्किंग पेपर ने कहा कि उन्होंने टाइटल करा पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइंड ओवर लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट, and concluded that poverty stood at 10.2% in 2019, right? और IMF वर्किंग पेपर्स जो आपके को-ऑथर्ड हैं उनके इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला, then Indian government executive director, he asserted that poverty rate was much lower 0.8% in 2019 aided by government's food transfer। ये food transfer आपकी ये स्कीम से 0.8% का और डिक्लाइन आया। एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कंसेप्ट हमारी गवर्नमेंट लेकर आई। एज फार द गवर्नमेंट इज कंसर्न पॉवर्टी लाइंस आर सीमिंगली अ थिंग ऑफ पास्ट, व्हाट मैटर नाउ इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी व्हिच गोज बियॉन्ड जस्ट मनी। उसमें सिर्फ हम कंजम्पशन नहीं देखते हैं। बेस्ड ऑन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया MPI लुक्स एट पॉवर्टी थ्रू 3 लेंसेज। उसमें 3 बेसिकली एरियाज को देखते हैं,
फर्स्ट इज हेल्थ, देन एजुकेशन, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हेल्थ और एजुकेशन भी इसमें ऐड होता है एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय 12 इंडिकेटर्स, दैट इज न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, years of schooling, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, household electricity, assets and bank account. Must remember this, very important. कौन कौन से आपके 12 इंडिकेटर है? सो ग्लोबल एमपीआई डज नॉट टेक मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट्स इनटू कंसीडरेशन व्हाइल मेजरिंग पॉवर्टी, लेकिन हम जो है वो इसको काउंट करते हैं। सो व्हाट आई से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूज आर्टिकल, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की वेरिएशन बन सकती है फॉर इवन पीसीएस प्रीलिम्स आल्सो, तो इसको कवर करो अच्छे से। नेक्स्ट बेटा जो हमारा न्यूज आर्टिकल है, दिस इज रिगार्डिंग योर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। देखते हैं इसमें क्या डाटा मिलता है। द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी ड्राइवर है क्लाइमेट चेंज का, ये इंक्रीज हुआ बाय रिकॉर्ड अमाउंट बिटवीन 2023-24 एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय WMO, ग्लोबल एवरेज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की नियर द अर्थ सरफेस रीच्ड 423.9 पार्ट पर मिलियन in 2024, 3.5 पर मिलियन जो है हायर देन 2023। तो एक साल के अंदर ही 3.5 जो है पॉइंट्स पर मिलियन इंक्रीज कर लिया है एक साल में। द ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन दिस पीरियड वाज सिग्निफिकेंटली हायर देन द एनुअल एवरेज ड्यूरिंग 2011 एंड आपका 20। तो ये डिकेड में उतना नहीं हुआ जितना भी आपने एक साल में कर लिया, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है। ये 2024 वाज आल्सो वार्मेस्ट ईयर रहा हमारा ever recorded with the global average temperature between 1.55 degree Celsius higher than the pre-industrial time, and it was the first time that global annual temperature had crossed 1.5 degree Celsius threshold, a key limit which when breached over a long period can result into devastating irreversible changes। तो इतना बुरा हाल है हमारा, ठीक है। एंड रैपिडली राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अंडरस्कोर ए फेलियर ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क एज रिप्रेजेंटेड बाय पेरिस एग्रीमेंट। तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हमने एग्रीमेंट किए सारे एक तरह से फेल हो रहे हैं। राइज क्यों है? कंसंट्रेशन इसकी हैव बीन राइजिंग कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर, देयर हैज बीन नो इंस्टेंस ऑफ डिक्लाइन ओन द लास्ट 40 years at least। however the new data from WMO show that year on year increase जो है इस साल में 23 से 24 में हाईएस्ट है since these kinds of measurement began in 1957। This has come at a time when massive efforts is being done like globally। अभी हमारे बहुत सारे efforts हो रहे हैं इसको restrain करने के। The rate of increase of carbon dioxide concentration had already tripled from an average of 0.8 जो है वो आपका parts per million per year से अब 2.4 हो गया है, but 3.5 जो है parts per million जब तो बहुत ही ज्यादा हमें लग रहा है। and ये आपका 423.9 per million है, is now 152% more than the pre-industrial era। So our carbon dioxide is the most widespread and greenhouse gas and is produced by a variety of natural man-made processes, emission from your even natural processes such as your respiration, ocean release, volcanic eruption, wild fires हैं, then decomposition of organic matter are nearly all absorbed back in the natural processes like फोटोसिंथेसिस से बैलेंस करने की कोशिश करती है नेचर। ओशन लैंड सिंक है हमारे पास जिससे कि बैलेंस बना के रखा जा सके, लेकिन नियरली हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम मैन मेड प्रोसेसेस वो कोई नहीं उसको ऑब्वियसली नेचुरल साइकिल में हम वापस ले सकते, सच एज योर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बिना सोचे समझे आप चीजों को आग लगाते रहते हो सिर्फ सफाई के नाम पे, और ऐसे ही that is also absorbed by natural sinks। it is other half that accumulates in the atmosphere। तो जो man made है वही इकट्ठा होता है। although CO2 accounts for more than 90% of all accumulated greenhouse gases in the atmosphere, its ability to trap heat is significantly less than other GHG greenhouse gases such as methane, nitrous oxide। अभी ये कम ट्रैप करती है, मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा हीट को ट्रैप करती है, रिमेंबर दिस। और मीथेन इज एट लीस्ट 25% मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी, राइट। यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से आपको स्टेटमेंट बनती है। वाइल आपकी जो नाइट्रस ऑक्साइड है दैट इज अबाउट 270 टाइम्स जो है वो मोर पोटेंट होती है। एंड हाउएवर कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर एज फार एज लॉन्ग टाइम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफी देर तक जो है वो रहती है, एंड 1000 should like about hundreds to thousands of years, as a result it has
क्यूमुलेटिव इंपैक्ट, इसलिए क्यूमुलेटिव इंपैक्ट अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा है. इट इज नोन टू हैव कंट्रीब्यूटेड अबाउट 66% ऑफ द वार्मिंग एंड हैज हैपेंड सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम, अबाउट 79% इन द लास्ट डिकेड. इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि बहुत देर तक ट्रैप करती है, इस वजह से बहुत लॉन्ग टाइम तक इसका इंपैक्ट रहता है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लीथल गैस है. रीजन बिहाइंड द इंक्रीज, अनयूजुअली हाई इंक्रीज है आपका 3.5 ppm का, एंड इट कुड नॉट सोनली एट्रीब्यूटेड टू कंटिन्यूड एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम मैन-मेड एक्टिविटीज. लेकिन इसके साथ ही हमें क्या बता रही है WMO रिपोर्ट कि इसके लिए इन पर्टिकुलर ओशन लैंड सिंक सीम्स टू हैव अब्सॉर्ब लेसर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंकिंग भी कम हुई है, एंड एक्सेप्शनली हाई नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंसेस भी हुए इस साल में, एंड वन ऑफ द कॉजेज ऑफ योर रिड्यूस कैपेबिलिटी ऑफ नेचुरल सिंक इन ओशन एंड लैंड. ये अपने आप में ही ग्लोबल वार्मिंग दिखाता है. एंड एट अ हायर टेम्परेचर जो है ओशन की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, इट अब्सॉर्ब्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड टू डिक्रीज सॉल्युबिलिटी. सिमिलरली एक्सट्रीम ड्रॉट व्हिच रिजल्ट्स इन फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन ड्राइंग रिड्यूस दिस अब्जॉर्प्शन, और आपकी वेजिटेशन भी ड्राई होगी तो वहां से और कार्बन सिंक कम हो गया. ये रीजन जो है वो मिला है हमें अभी तक. दीज प्रोसेसेस फीड इनटू ईच अदर एंड वर्सन CO2 इम्बैलेंस, पूरा का पूरा नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो चुका है. अदर GHG गैसेस के बारे में अगर हम देखें तो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आल्सो इंक्रीज हुआ है, बट द जंप वाज लोअर देन द एनुअल एवरेज व्हिच विटनेस एटलीस्ट इन योर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इस वजह से जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज बाय 8 per billion टू रीच ए लेवल ऑफ 1942 जो है ppb इन द एटमॉस्फेयर, व्हाइल नाइट्रस ऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है बाय 1 point बेसिकली टू रीच एट 338 point. Now in the last decade जो है मीथेन कंसंट्रेशन इंक्रीज बाय एवरेज अबाउट 10.6 ppb. इसमें बहुत ज्यादा डाटा नहीं लर्न करना, ऑन एन एवरेज सिर्फ आप दोनों गैसेस का लर्न करो. चैलेंजेस ऑब्वियसली है ही, सो न्यू डाटा जो है इसने अंडरलाइन द enormity of the challenge being faced in the stating of your rapid accumulation of GHG in the atmosphere. It is not just the man-made activities over the human have some control that are accentuated the problem. Now natural processes start हो चुके हैं क्योंकि सिंक नहीं हो पा रहा है. So these are also getting destabilized under the influence of global warming. तो ये बहुत ही हमारे लिए नेगेटिव सिचुएशन है. और इसमें अगर आप ग्राफ को देखना चाहो तो ये रहा आपका ग्राफ, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली इट इज ऑन द इंक्रीज. ये भी आपको स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं. तो चांसेस आर वेरी हाई मे बी इस डाटा के साथ रिलेटेड भी आपको प्री में क्वेश्चन आए, और अगर प्री में नहीं आता तो मेंस में तो आपको डेफिनेटली ये काम आने ही वाला है. तो इसको अच्छे से साथ साथ मगअप करते हुए चलो. तो कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा बेटा अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो है वो थोड़े क्लोज रिलेशनशिप हुए. अफगानिस्तान से हमने जो है उनके मिनिस्टर्स को यहाँ पे इनवाइट किया, तो उसको लेके ये न्यूज आर्टिकल है. नाउ आमिर खान मुतकवी, अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, लेफ्ट न्यू दिल्ली थर्सडे आफ्टर अनप्रेसिडेंटेड 8 day स्टे रहा उनका, व्हिच हैज यील्ड अमंग अदर थिंग्स आपका रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर एम्बेसी इन काबुल. Or since 2022, roughly a year after Taliban returned to power, embassy has been functioning as a technical mission, principally to coordinating the distribution of aid. And while reopening of embassy significant, India continues to refrain from formally recognizing Taliban government. Now, a practical compromise एक तरह से था ये, the action of recognizing government and establishing an embassy in that state are distinct political acts हैं. ये हमारे official recognition जो है वो तालिबान run Islamic Emirates would entail India's acceptance of its de jure nature. Now, this would in return mean that India deems the Taliban's violent displacement of an elected government in 2021 to be legitimate. तो ये बड़ा policy change है एक तरह से. तो उनका जो वॉलेंट एक्टिविटी थी हम इससे डेफिनेटली अगर हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम उसको भी जो है लेजिटिमेट मान रहे हैं कि वो जो एक्टिविटी हुई थी. एंड दैट सेड इंडिया कैन स्टिल यूज ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक टूल टू एंगेज विद द फैक्टो एंटिटी रूलिंग अफगानिस्तान. इन द ईयर प्रायर टू इंडियाज डिसीजन टू रीओपन हैज बीन एबल टू पैसिवली अलाउ स्टेडी चेंजेस ऑफ योर de facto character of Afghan embassy in Delhi, even while it flies the older flag of the de jure republic. And October 12, Muttaqi himself confirmed that even those diplomats from the former government now work with us. वो खुद भी चाहते हैं कि जैसे पहले था वैसी सिचुएशन अब हो जाए. Cumulatively, along with India's own steady increase in diplomatic interaction with Taliban across the last 2 years, this has meant the assertive use of engagement without recognition. तो मतलब हम
रिकॉग्निशन उतनी नहीं दे रहे लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ हम इंगेजमेंट रख रहे हैं, ऐसा मॉडल है ये। इंडिया हैज यूज्ड दिस मॉडल फॉर अदर स्टेट्स लाइक ताइवान और गवर्नमेंट लाइक योर म्यांमार जुंटा व्हिच इट डज नॉट रिकॉग्नाइज, लेकिन फिर भी हम उनके साथ डील करते हैं। द फॉर्मर इज रिप्रेजेंटेड बाय ताइवान इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल सेंटर इन न्यू दिल्ली एंड लेटर कंट्रोल्ड बाय योर बेसिकली म्यांमार एम्बेसी थ्रू स्टाफ अपॉइंटमेंट, right? Then global trends have made it easier to adopt this model, from Al-Qaeda terrorist Ahmad al-Shara being जो है affected by US as Syria's legitimate leader, arguably also created geopolitical window for India to further engagement with Taliban। तो already international level पर भी इस तरह की engagements जो है वो हो रही है। And note that India's model for engagement is not reliant on future recognition। ये जरूरी नहीं कि हम फ्यूचर में भी रिकॉग्नाइज करें। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें, काबुल हैज लॉन्ग बीन vying for political recognition especially by United Nation, but for this काबुल must satisfy UN जो है on 3 fronts। अगर UN उसको बोले कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते तो 3 चीजें चाहिए, क्या? एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए, डिसमेंटलिंग टेरर ग्रुप है ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान, एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड देयर लिबर्टीज, स्पेशली खास करके विमेन एंड गर्ल जो कि वो फेल कर रही है। एंड लास्ट नवंबर तालिबान रिक्वेस्ट फॉर रिकॉग्निशन वाज रिजेक्टेड बाय यूएन फॉर द 4th ईयर इन अ रो। तो ये 3 कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं यूएन से जो है अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये भी आप थोड़ा सा याद रखना बेटा। Now, functionally, UN's non-recognition also leave other states' ability to host Taliban senior representatives subject to UN permission। इस वजह से हम UN की परमिशन लेके उनके साथ सिर्फ बात कर सकते हैं। And मुत्तकी's visit जो है न्यू दिल्ली was only possible due to this UNSC 1988 sanction committee approve किया उन्होंने हमें कि हम exempt करते हैं, आप इनको बुला सकते हैं। But even in the face of such restriction, the on-ground reality of Afghanistan continue to favor in Taliban, but simply there are next जो है टू नो एक्सिस्टेंशियल चैलेंज फेसिंग द गवर्नमेंट इन काबुल एंड द वेस्ट जो है आपका रिलेक्टेड टू गेट एम्ब्रॉयड इन अफगानिस्तान मींस दैट तालिबान होल्ड इज लाइकली टू रिमेन अनचैलेंज्ड इन नियर फ्यूचर, बिकॉज कोई भी वेस्टर्न पावर इनको चैलेंज नहीं कर रही है। Now the question of granting recognition or engagement has thus become one of the geopolitical expediency। And Russia became first state to formally recognize Taliban in July 2025। Very important to learn। Russia ने जो है recognize किया 25 के अंदर, other states have followed suit with their own engagement without recognition। हमारा वही चल रहा है क्या? Engagement without recognition model। And 2023 में China has become the first to dispatch an ambassador to Afghanistan। चाइना ने पहले स्टेप लिया अपना ambassador भेज के after Taliban takeover, and Taliban appointed by UAE was the next। फिर UAE ने अपने जो है वो भेजा, and of Taliban basically appointed ambassador to Central Asia, Uzbekistan was the first to accept Taliban's ambassador। एक्सेप्ट करने वालों में जो है वो उज्बेकिस्तान था, while other Central Asian states host Taliban diplomats at varying level। अब दिल्ली के अंदर क्या हुआ? India's approach has 3 specific drivers हैं हमारे, क्या क्या है? First is Taliban's own proactiveness in seeking फॉरेन एंगेजमेंट, अफगानिस्तान की तरफ से भी एफर्ट था। एंड ओवर द लास्ट 4 years तालिबान हैज एक्टिवली लॉबीड फॉर इंडिया री एंगेजमेंट विद काबुल, टेकिंग स्पेशल केयर टू गारंटी दैट अफगानिस्तान विल नॉट बिकम अ हेवन फॉर एंटी इंडियन ग्रुप। तो हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंड इज ऑनगोइंग ब्रेकडाउन इन पाकिस्तान अफगानिस्तान टाइज। तालिबान एज फर्दर एविडेंस of diversifying engagement based foreign policy has been declined to categorically support Pakistan's demand for Kabul। तो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी एक जो है वो डिवाइड हो गई है, right? It has shown contrary with the past Pakistani government in not recognizing the Pakistan-Afghanistan border and has not abandoned the Tehreek-e-Taliban Pakistan। So this has led to clashes between Taliban and Pakistan forces। Now third is India's opportunity to leverage Taliban's economic need, right? And India has long had a robust humanitarian development। हम देते रहते हैं उनको aid। So given Trump administration's termination of all foreign assistance to Afghanistan earlier, Taliban has had to look to the likes of India for more help। Now, Muttaqi remarked New Delhi focused on showing Afghanistan to be positive investment environment। He notably invited Indian firms to invest in Afghanistan mining sector, reiterated Afghanistan's interest in connectivity project such as your very important TAPI project again, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India gas pipeline and increased transit through basically their Chawar port जो कि है हमारा in Iran। So इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी आप अच्छे से फोकस करके रखो, मेंस में तो ऑलरेडी ये काम आने ही वाला है। नेक्स्ट बेटा आपको पता है कि आर्ट्स के साथ रिलेटेड जो है, चाहे बॉलीवुड हो या पंजाब की इंडस्ट्री हो, बहुत सारे जो वेटरन्स हैं
उनकी डेथ हो रही है। तो इसमें एक और नया नाम आ गया है, दैट इज योर असरानी, पॉपुलरली फुल नेम है गोवर्धन असरानी। तो उनकी भी डेथ होगी है। इंडियन सिनेमा लॉस्ट फाइन एक्टर कुड इस जो है रेंज ऑफ फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स इन्होंने करे, नोन फॉर स्क्रीन नेम, असरानी से ही पॉपुलर थे और इनका जो है एस्पायरिंग एक्टर थे। और इनकी इनिशियल मूवीज में कौन सी है, गुड्डी 71 में, म्यूजिक कंपोजर हु कॉपीज वेस्टर्न ट्यून्स टू योर बावर्ची, देन ट्रस्टेड मैनेजर टू अमिताभ बच्चन कैरेक्टर था उसके अंदर, वहां पे अभिमान में भी इनका बहुत अच्छा रोल था। देन फिर शोले आई। इनके ईयर्स और मूवीज को थोड़ा सा ध्यान दो। सो अ वेटरन है ऑफ मोर देन 300 फिल्म्स स्पैनिंग ओवर 5 decades, डाइड एट 84 मुंबई में। एंड फिल्म हिस्टोरियंस एंड ऑथर बालाजी विट्टल बिलीव असरानी वाज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट एंड नॉट जस्ट अ कॉमेडियन। तो इनकी थोड़ी सी मूवीज के ऊपर आप ध्यान रखो। और किसी भी मतलब ऑब्वियसली एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका आ भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इंटरनेशनल स्फीयर से हमारे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है। जापान में आप देखोगे कि फर्स्ट वुमेन पीएम आ गई है। Now, Japan Parliament elected ultra-conservative Seni Takachi as country's first women prime minister a day after struggling party struck a coalition. So, आपकी Takachi replaces Shigeru Ishiba, ending a 3-month political vacuum wrangling since Liberal Democratic Party's disaster election lost in July. बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, आपने इनका नाम याद रखना है और कंट्री का नाम याद रखना है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल स्फीयर में यूएस जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा क्लोज आया है। तो ये दोनों जो मिले, साइंड अ क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट हुआ एम्ड एट काउंटरिंग योर चाइना ऑन मंडे। एंड बाय ट्रम्प जो है उनका जैब एट ऑस्ट्रेलियाज इनवाई एट यूनाइटेड स्टेट्स ओवर पास्ट क्रिटिसिज्म। पहले बन नहीं रही थी लेकिन अभी फिर से दोबारा ऑस्ट्रेलिया के क्लोज आए हैं। चाइना लूम्ड लार्ज एट फर्स्ट व्हाइट हाउस समिट बिटवीन ट्रम्प एंड जो है एल्बनीज with the US president also backing strategic nuclear power submarine deal with Australia to bolster security Indo-Pacific। तो ये खुद जो है यूएस सपोर्ट कर रहा है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर पावर डील को लेके, सबमरीन को लेके। While Trump and Albanese जो है greeted each other warmly, US president expressed जो है are about past criticism of him by Australian US ambassador Kevin Rudd। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से दोनों के अंदर जो है वो शांति हो गई और थोड़ी सी बातचीत इनकी आपस में चल रही है। और मेनली फोकस जो है वो क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट को लेके यहाँ पे रहा। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। और इन न्यूज़पेपर्स में जितने भी रेलिवेंट पॉइंट्स थे हमारे लिए वो मैंने डिस्कस कर लिए। और आप काम करते रहो अच्छे से, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। एग्जाम बहुत जल्दी ही आने वाला है, लेकिन आप ये करंट न्यूज़ को कभी भी मत छोड़ना। रीजन बीइंग, आपको पता है कि एग्जाम से 1 वीक पहले तक के भी आपको न्यूज़ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं ये काम करती रहूंगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो है वो डिस्कस कराती रहूंगी, ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी। सो टिल देन अभी आप तैयारी करो और मैं लेके आती हूँ नया एक लेक्चर आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।